दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम वेदों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आप जानते हो कि वैदिक काल का अगर हम चर्चा कर रहे हैं, वैदिक पीरियड की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें से वैदिक पीरियड में आपको 4 पार्ट में इंपॉर्टेंटली हम डिवाइड करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की चर्चा हमने अलग से भी की थी, आज हम फिर से करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेदाज के बारे में जानते हुए। तो आप जानते हो कि 4 तरह के वेद हमारे भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है, प्राचीन संस्कृतियों में दिखाई देता है। ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। नंबरिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अभी हम उसके बारे में पूरा डेटा आपको देंगे। अगर बात किया जाए, जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद से जितने भी छंद हैं या फिर उसके जो मंत्र हैं वो पूरे इंडिया में आज के डेट में जो भारतीय सभ्यता है, तो भारतीय हिंदू जो सभ्यता है, जो हिंदू लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें इसको शामिल करते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे कुछ अन्य मंत्रों की बात हो। सामवेद क्या है? सामवेद की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन संगीत की जो शिक्षा है वो सामवेद से ही संदर्भित है। जो हमारे यहाँ आज क्लासिकल म्यूजिक आपको देखने को मिलता है, तो क्लासिकल म्यूजिक का उद्भव जो है वो सामवेद से ही होता है, ठीक है, हमारे वेद से हुआ है। यजुर्वेद की अगर बात किया जाए तो प्रार्थना का विधान जो है हमें यजुर्वेद से सिखाई देता है। इसी तरीके से अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो मैजिक और चार्म, ये जो है आपका अथर्ववेद से हमें दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ गए हों, तब इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा किया जाए हमारे द्वारा, तो वैदिक साहित्य व प्राचीन इतिहास जो है वो आपका प्राचीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगर कभी कभी आपको पता हो या फिर जानना चाहते हो कि हमारे प्राचीन भारत का सभ्यता, सामाजिक स्टेटस क्या था, तो उसको जानने के लिए अगर आप वैदिक लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। बेसिक क्लासिकल हिंदुइज्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप वेद पढ़ सकते हो। ऋग्वेद की चर्चा से हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले भी हमने वीडियो अलग से बनाया है, अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ऋग्वेद के लिए अलग से वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ये बात याद रखिए। दूसरा, इसमें 1028 मंत्र या भजन होते हैं, जो भी आप कहना चाहें, हाइम्स के नाम से जानते हैं, जिसको सूक्त के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। प्राचीनतम वेद है ये आपका, वेदों में वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीनतम वैदिक संस्कृति साहित्य जो है 1800 से 1100 BC ईसा पूर्व के बीच में हमें ये रचित हुआ दिखाई देता है, मतलब सबसे प्राचीन वेद है ये। ऋग्वेद का मतलब होता है कि प्रेज नॉलेज, मतलब कि ईश्वर ने जो भी आपको क्षमता दी है उसके अनुसार जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो उसकी प्रशंसा करना, प्रशंसा युक्त जो ज्ञान है उसको ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है, उसको ऋग बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि अच्छा नॉलेज, बढ़िया नॉलेज। 10,600 वर्सेस हैं, मतलब कि छंद इसमें पाए जाते हैं। अगर 10 मंडल की बात करें तो इसमें से 1 व 10 मंडल जो है वो आपका सबसे नए मंडल हैं, जबकि 2 से लेकर के 9 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन तौर पे लिखित हैं। अब मंडलों में क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो पहला और 10वां मंडल है वो काफ़ी बड़े हैं। इसके साथ साथ फिलोसॉफिकल प्रश्नों का उत्तर देना, चैरिटी आदि गुणों की व्याख्या करना 1 से 10 की प्रमुख भूमिका है। जबकि 2 से 9 की बात किया जाए तो वो भी बहुत प्राचीन है, ठीक है। वो 2 से 9 वाले आपके जितने भी मंडल हैं वो प्राचीन हैं। इसमें कॉस्मोलॉजी की बात किया जाए या फिर देवी देवताओं की बात किया जाए, उससे संदर्भित चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर 2 से 7 की बात किया जाए तो ये प्राचीनतम हैं, बहुत छोटे हैं और फैमिली बुक है, मतलब कि ये आपका घर परिवार से संबंधित है, ये आपका समझ सकते हो। 1 और जो 10 है वो आपका नए हैं और लॉन्गेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कभी आपसे प्रश्न में कई बार पूछता है, इसको हल्के में मत लीजिए, कई बार आपसे पूछता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा नया है, तो 1 और 10 नया है और बड़े भी हैं आपके लंबाई में, उसमें मतलब पेजों की संख्या, मंत्रों की संख्या, छंदों की संख्या अधिक है। 1028 मंत्र या फिर भजन हैं। इसमें अग्नि, इंद्र व सेज ऋषि, इन सभी को समर्पित मंत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 9वें मंडल की अगर बात किया जाए तो ये आपका सोम को डेडिकेटेड है, ठीक है, ये आपका सोम को डेडिकेटेड है। 9th मंडल, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे। मंत्रों का निर्माण कई क्षेत्रों में हुआ है, जैसे गायत्री मंत्र हैं, अनुस्तुभ मंत्र हैं, जगति मंत्र हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सामवेद की चर्चा करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट होने वाला है वो आपका है सामवेद की चर्चा करेंगे। तो सामवेद में कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, मेलोडी से संबंधित है, मतलब कि हमें धुन से, राग से संबंधित है। इसी तरीके से चैंटिंग से संबंधित है, जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे ओम भूर्भुव स्व ऐसा बोलते हो आप, तो मतलब ओम का उच्चारण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये चैंटिंग होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का उच्चारण करना, ठीक है, तो वो आपका चैंटिंग कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें सामवेद में इसकी सारी टेक्निक बताई गई है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिक का एक ग्रंथ है जो कि उसमें सम्मिलित है।
1200 से लेकर के 800 ईसा पूर्व के आसपास का इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। ये पब्लिक वर्शिप से संबंधित है, मतलब कि लोग जब मिल करके पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उस समय कैसी प्रक्रिया होती थी उसके बारे में जो डिस्कशन करता है वो आपका सामवेद है। सामवेद के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। 1549 छंद हैं, 75 छंद तो केवल ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों वेद एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 उपनिषद इसी के अंतर्गत आते हैं, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ये आपका उपनिषद जो है आपका सामवेद में ही सम्मिलित हैं। ये दोनों उपनिषद जो है वो आपका सामवेद से ही संदर्भित हैं या फिर सम्मिलित हैं। इंडियन क्लासिकल संगीत का जो अगर जड़ है वो सामवेद ही है। आज के डेट में भी आपका आधुनिक काल में भी जो आपका क्लासिकल म्यूजिक देखते हो तो उसका जो उद्भव हुआ है, समय के साथ उसका विकास जरूर हुआ है, लेकिन जो उद्भव का काल माना जाता है वो आपका सामवेद ही उसका उद्भव माना जाता है। मेलोडियस चैंट की बात किया जाए, मतलब कि अगर राग के साथ किसी भी चीज़ का उच्चारण करना हो या फिर आवाज़ लगानी हो तो उसमें स्टोर हाउस माना जाता है सामवेद को। मतलब कि जिसे कहते हैं किसी भी चीज़ का जो मूल होता है, जैसे आप कभी भी थक करके कहाँ पे आते हो, अपने घर पे ही तो रात को आते हो, तो स्टोर हाउस किसको माना गया है, मतलब मेलोडियस चैंट का जो स्टोर हाउस है इंडियन की बात किया जाए तो वो आपका सामवेद ही है। ऋग्वेद से कम छंद होने पर भी इसकी जो साइज है ऋग्वेद से बड़ी है। मतलब सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद से बड़ा ग्रंथ है। 3 रिसेंशंस देखने को मिलते हैं। तो 3 रिसेंशन में आपका कौथुमा, रनयानिया और जयमानिया, ये आपका 3 रिसेंशंस देखने को मिलते हैं आपका सामवेद के अंतर्गत। सामवेद को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेलोडी गान, दूसरा अर्चिता छंद, 3 छंद। सामवेद जो है संहिता, कोई पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं है। सामवेद में एक जो संहिता है वो आपका निश्चित तौर पे पढ़ी जाने वाली नहीं है, जबकि उसको म्यूजिकल प्रैक्टिस के तौर पे देखा जा सकता है। उसको जनरली लोग देख करके उसमें म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं, तो म्यूजिक प्रैक्टिस बुक की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं लोग गाने और सुनने के लिए, ठीक है। उससे लोग गाने पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको समझने के प्रयास भी करते हैं। तीसरा जो वेद है आपका यजुर्वेद है। ये वर्शिप नॉलेज से संदर्भित है और इसकी जो व्याख्या है वह 1100 से 800 BC के पास ईसा पूर्व के आसपास की है। ये सामवेद के समकालीन है, मतलब इसका और सामवेद का जो समय है वो एक ही दिखाई देता है, आसपास का दिखाई देता है। रिचुअल एफरिंग मंत्र जो हैं इसमें दिखाई देते हैं। इसमें उच्चारण जो है पुजारियों के द्वारा जनरली किए जाते थे और किए जाते हैं। यह मतलब यज्ञों में अग्नि के समक्ष जो बैठने वाले लोग होते थे उनके द्वारा उच्चारण किए जाने वाले मंत्र थे। इसमें 2 तरीके से हम आपका यजुर्वेद को विभाजित कर सकते हैं। एक आपका कृष्ण है, एक आपका शुक्ल है। कृष्ण को ब्लैक या डार्क के नाम से जानते हैं, शुक्ल को आपका व्हाइट या ब्राइट के नाम से जानते हैं। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। कृष्ण यजुर्वेद वो आपका अनअरेंज्ड है, मतलब कि बहुत अच्छे से इसको शामिल नहीं किया गया है, मतलब वेल मैनेज नहीं है, थोड़ा अनक्लियर लगता है, मतलब कि कहीं का मंत्र कहीं अगला मंत्र पहले से संदर्भित नहीं है, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। जो छंदों का कलेक्शन है वो थोड़ा सा अजीब दिखाई देता है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की बात किया जाए तो ये अरेंज्ड है और क्लियर छंद व राग इसमें स्पष्ट है। जैसे कि पहला अगर ये राग है तो दूसरा राग जो है उससे थोड़ा सा संदर्भित ही होगा, उसका अर्थ भी संदर्भित होगा। तो इस तरह की बातें आपका यजुर्वेद में पाई जाती हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कृष्ण और शुक्ल में। प्राचीनतम यजुर्वेद का जो भाग है उसमें 1875 छंद पाए जाते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के लिए अगर बात किया जाए तो ये ऋग्वेद से संदर्भित भी हैं, मतलब कुछ छंद जो हैं ऋग्वेद से भी लिए गए हैं, ठीक है। इसमें जितने भी छंद हैं उसमें से कुछ छंद जो है ऋग्वेद से ही प्राप्त किए गए हैं। जो आपका अगर जैसे इसको मैं अगर बात करूँ यजुर्वेद को, तो यजुर्वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, उसको समय समय पर लिखा गया है, थोड़े थोड़े समय पर लिखा गया है। कहने का मतलब अगर इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करें, एक प्राचीनतम लेयर, एक मिडिल लेयर, मध्य लेयर, एक यंगेस्ट लेयर या फिर एक सबसे लेटेस्ट लेयर की बात किया जाए तो इसको 3 भागों में लिखा गया है। जो सबसे पुराना लेयर है उसमें ऋग्वेद के कुछ छंद दिखाई देते हैं, वो आपका सबसे प्राचीन है, उसमें छंद बहुत ज़्यादा हैं। मिडिल लेयर जो आपका है उसमें शतपथ ब्राह्मण और इसमें शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा होती है। कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि शुक्ल यजुर्वेद किस लेयर की रचना है तो आप कह सकते हो कि मिडिल लेयर की रचना है आपका शुक्ल यजुर्वेद। यंगेस्ट जो लेयर है उसमें कई उपनिषदों का समूह भी शामिल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको जानना ही चाहिए, इनको आप छोड़ करके परीक्षाओं में नहीं जा सकते। अगर बात किया जाए कि कुछ उपनिषद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यजुर्वेद से संदर्भित हैं तो उसमें बृहदरन्याका उपनिषद, ईसा उपनिषद, इसी तरीके से टैटिरिया उपनिषद, कथा उपनिषद, इसी तरीके से स्वतरा उपनिषद, मैत्री उपनिषद, इसी तरीके से
वजासनेयी उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का ही भाग है। कहने का मतलब कि वजासनेयी संहिता जो है उपनिषद नहीं है, वो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। कई बार आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है, तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे। अगर हम बात करें रिसेंशन की, तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद के कुछ रिसेंशन हैं, जो पार्ट हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कथा संहिता, कपिस्थला संहिता, ये सभी के सभी रिसेंशन है, मतलब कि उससे पूरक है, कृष्ण यजुर्वेद से ही लिए गए हैं, उनका निर्माण होता है संहिता का। अब लास्ट में अथर्ववेद की बात करते हैं। इसको तत्पुरुष की व्याख्या, तत्पुरुष को ही अथर्व कहते हैं, उस तरह का वेद है, मतलब कि एक महान पुरुष की बात करना या फिर बड़े बड़े नॉलेज की बात करना, इस तरह की चीज़ें। कंपाउंड, अथर्व कंपाउंड है, एंशियंट सेज और नॉलेज की जो बातें हैं वो आपका अथर्ववेद में दिखाई देती हैं। इसमें अथर्व ज्ञान मतलब खतरनाक ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्ञान, इस टाइप की चीज़ें। इसमें अगर इसका रचनाकार की बात किया जाए, रचना समय की बात किया जाए, तो 1000 से लेकर के 800 BC के बीच का आपका रचना समय देखने को मिलता है। नेत्र की जीवनचर्या के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। 730 मंत्र, सुक्त या फिर हाइम भजन जो भी कह लीजिए, वो इसमें दिखाई देते हैं। 6000 मंत्र दिखाई देते हैं, आपका 6000 लाइन दिखाई देती है, आप ऐसा बोल सकते हो। मंत्र का मतलब पैराग्राफ, 730 पैराग्राफ में से 6000 मंत्र, ऐसा समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया। इसमें 20 पुस्तकें शामिल हैं, मतलब एक दो पुस्तक नहीं है, ये 20 पुस्तकों का संकलन है। ये जो अथर्ववेद दिखाई देता है, तो ये 20 पुस्तकों का संकलन है। इसके दो उपभाग हैं, पूरक हैं, जैसे आपका पैपालदा और दूसरा है आपका सौनाकिया। ये दो पार्ट हैं जो कि रिसेंशन हैं आपके अथर्ववेद के। मैजिकल फार्मूला जो है आपका इसमें दिखाई देता है, मैजिक से संबंधित चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई देती हैं। मैजिक से संबंधित जो फार्मूले हैं वो आपका 3 उपनिषद में पाए जाते हैं। एक आपका मुंडक उपनिषद है, एक आपका मंडूक उपनिषद है, तीसरा आपका प्रश्न उपनिषद है। ये 3 उपनिषद हैं जो आपको सामने दिखाई देते हैं। सामवेद जैसे छंद जो हैं आपका ऋग्वेद में भी दिखाई देते हैं। इसमें आपका कुछ छंद ऐसे हैं जो कि सामवेद में भी दिखाई दिए हैं, कुछ छंद ऐसे हैं जो कि आपका ऋग्वेद से ही डायरेक्ट देखे हुए जा सकते हैं। ज़्यादातर जो भजन हैं वो आपका चार्म और मैजिक से संबंधित हैं, मतलब इसमें आपका आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तुओं और टेक्निक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये आपका 4 तरह के चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब अगला वीडियो क्या होने वाला है, अगले वीडियो में हम वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने वेदों के बारे में जाना तो कितने तरह के लिटरेचर उस ज़माने में मिलते थे, इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है। तो उसकी जानकारी हम जल्द प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।